ये जो चैप्टर 2 है विलेन की पहली वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण को मतलब आप ऐसे समझिए, जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया तो वो जो शरबत बन गया, वो शरबत क्या है? एक मिश्रण है। उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, यानी आपने पानी में चीनी भी मिलाई, हल्का सा नमक भी डाल दिया, तो उस तरीके का भी शरबत लोग बनाते हैं, वो भी क्या है? मिश्रण है। तो मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे गेहूं में हल्की फुल्की सरसों मिली होती है, तो वह भी क्या है? एक मिश्रण है। आपने नमकीन देखा होगा, उसमें मूंगफली होती है, सेव होता है, और भी चीज़ें होती हैं, मटर चना का दाल होती है, तो वह भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से प्राप्त होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो स्थिर होता है, नियत होता है। समांगी मतलब सभी अंग क्या हों? सम हों। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे आपने पानी में चीनी मिलाया और उसे घोल दिया, पूरी तरीके से जब घुल गया तो वह एक कैसा मिश्रण प्राप्त हुआ? समांगी मिश्रण। जितना मिठास ऊपर है उतना मिठास नीचे भी है, तो वह मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण। लेकिन अगर आपने पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी होती है वो नीचे की तली में ज़्यादा होगी। अगर आप उसको घोल भी दें तो नीचे की तली मिट्टी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऊपर मिट्टी के कण क्या होते हैं? कम होते हैं। तो वह कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। या आप नमकीन को ले लीजिए, तो नमकीन में देखते होंगे कि कहीं चना की दाल ज़्यादा होती है, कहीं सेव ज़्यादा होता है, किधर जो होता है वो मूंगफली के दाने ज़्यादा होते हैं, तो वह कैसा मिश्रण है? वो विषमांगी मिश्रण है। तो पानी में जब हमने मिट्टी मिलाया तो वह भी विषमांगी मिश्रण है। नमकीन जो हमारी है वह भी विषमांगी मिश्रण है। लेकिन जब हमने पानी में चीनी घोला, जो शरबत बना, वो कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होगा, अगर ऊपर और नीचे की मिठास सेम है। तो मेरी समझ से मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विलयन जो है, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, उस पर चलते हैं। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे अगर आपने पानी में चीनी घोल डाल दिया और वो पूरी तरीके से घुल गई और वह एक समांगी मिश्रण अगर प्राप्त हो गया, जितना मिठास ऊपर है उतना मिठास अगर नीचे वाली तली पर भी है, तो वह हमें क्या मिला? विलयन मिला। विलयन जो होता है उसमें कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक विलेय होता है। विलेय का मतलब जिसको घोला गया है, अगर उसको परिभाषित किया जाए तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में अगर आपने 100 ग्राम चीनी को घोल रखा है, तो पानी तो 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब लगभग 1 किलोग्राम है। जो चीनी है वो कितनी है? 100 ग्राम है। तो इसमें चीनी की मात्रा कम है तो चीनी को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो इसमें चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई। आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं, मतलब पानी है, चीनी है और हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक भी क्या होगा? वो विलेय ही होगा, क्योंकि चीनी की भी मात्रा कम है,
नमक की भी मात्रा कम है। यानी जो विलेय होता है वह एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब देखिए विलायक क्या होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। किसी विलयन में विलायक एक ही होता है। देखिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई विलयन है तो उसमें विलायक एक ही होगा। विलेय जो होते हैं वह एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे अगर आपने पानी में चीनी घोला है और उसमें नमक भी घोला है तो हमारा पानी क्या है, वो विलायक है। उसमें जो चीनी घुली है वो क्या है, विलेय है। जो नमक घुला है वो भी क्या है, विलेय है। और भी चीज़ें आप मिला सकते हैं उसमें। यानी विलेय जो होता है वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन विलायक जो होता है वो एक ही पदार्थ होता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी विलयन में केवल दो पदार्थ मिले हों, एक विलायक हो एक विलेय हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर किसी विलयन में तीन पदार्थ मिले हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है द्विअंगी विलयन के बारे में, यानी जिसमें एक विलायक हो और एक विलेय हो, ऐसी विलयन के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए आगे क्या है, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलेय का मतलब जिस चीज़ को घोला गया है उसकी मात्रा के आधार पर विलयन को हम कैसे बांट सकते हैं। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने समूहों में बांटा जाता है, 5 समूहों में। पहला होता है जो समूह है तनु विलयन। तनु का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है। जैसे 1 लीटर अगर आपके पास पानी है और आपने उसमें 1 चम्मच चीनी को घोल दिया है तो वह कैसा विलयन प्राप्त होगा, तनु विलयन, यानी बहुत कम मिठास उसमें आएगी। तो अगर जिस पदार्थ को घोला गया है जो उसमें विलेय है उसकी मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है सांद्र विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन। सांद्र माने गाढ़ा विलयन। यानी विलेय की मात्रा अगर कम है तो तनु विलयन, विलेय की मात्रा अगर अधिक है तो कैसा विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा होता है संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी अधिक मात्रा घुल सकती है। यानी ताप क्या हो, निश्चित हो, और विलायक की मात्रा भी क्या हो, निश्चित हो। उसमें विलेय की जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है, घुल सकती है, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपके पास 1 गिलास पानी है, आपने उसमें पहला चम्मच चीनी का डाला और उसको हिला दिया, चीनी घुल गई। दूसरा भी चम्मच डाला, उसको भी हिला दिया, घुल गई। तीसरा जब चम्मच चीनी का डालेंगे तो उसको हिलाएंगे तो उसका कुछ भाग घुलेगा, कुछ भाग नीचे बैठ जाएगा। अब उसको आप हिलाते रहिए, जो चीनी नीचे बैठी है वह चीनी अब नहीं घुलेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घुल ही नहीं सकती, लेकिन उस टेम्परेचर पर अब उससे ज़्यादा चीनी उतने पानी में आप नहीं घोल सकते हो। हाँ, गर्म कर दोगे तो जो नीचे बैठी चीनी वो भी घुल जाएगी, लेकिन अगर उसी टेम्परेचर पर घोलना चाह रहे हो उतने ही विलायक में, उतने ही पानी में, तो एक निश्चित मात्रा से अधिक विलेय को आप नहीं घोल सकते हो। तो जब आप अधिकतम विलेय की मात्रा को घोल देते हो तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन।
यानी उस विलयन में उससे ज़्यादा अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है किसी निश्चित ताप। चौथा है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक गिलास पानी है, उसमें 2.5 चम्मच चीनी घोली जा सकती है। 2.5 चम्मच चीनी घोलने पर विलयन कैसा बन जाता है? संतृप्त हो जाता है। तो अगर आपने उसमें 1 ही चम्मच चीनी घोला है तो वह विलयन कैसा होगा? असंतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। 2.5 चम्मच घोलने पर संतृप्त होगा, लेकिन आपने घोला कितना? आपने घोला केवल 1 चम्मच, तो वह विलयन कैसा बनेगा? असंतृप्त विलयन। पांचवा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब जैसे चीनी जितना घोलना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने चीनी उसमें घोल दिया, किसी भी तरीके से गर्म करके या किसी भी तरीके से अगर आपने विलेय की मात्रा को संतृप्त विलयन में जितना उसकी मात्रा होना चाहिए उससे ज़्यादा उसमें आपने घोल दिया है, तो वह विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। यह था असंतृप्त विलयन, ये क्या है? अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। अगर आपने अधिक मात्रा घोल दिया है तो वह विलयन कैसा कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। तो इस तरीके से जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है उसके आधार पर हम विलयन को कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। अब देखिए विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। विलायक और विलेय की जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर हम विलयन को 9 भागों में बांटते हैं। देखिए मैंने लिखा है विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब वो 9 समूह कहाँ हैं मैं एनसीईआरटी से समझा दे रहा हूँ। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? 3 कॉलम बनाना है। पहले में लिखना है विलेय, दूसरे में विलायक और तीसरे में लिखना है सामान्य उदाहरण। यहाँ पर आप क्रमांक या क्रम संख्या लिख सकते हैं या यही लिख लीजिए विलयनों के प्रकार। तो देखिए अगर हमारा जो विलेय है वो गैस है और विलायक भी गैस है, यानी अधिक मात्रा में जो है वो भी गैस है, जो कम मात्रा में वो भी गैस है। तो आप देखिए जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या हो गई? विलायक हो गई। तो विलायक भी गैस है। उसके बाद जितनी भी गैसें हैं वो कम मात्रा में है, तो वो भी क्या है? गैस है। तो गैस में गैस का विलयन क्या है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। उसमें नाइट्रोजन क्या है? वो विलायक है और ऑक्सीजन क्या है? वो विलेय है। तो गैस में गैस का विलयन हो गया नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। अब देखिए विलायक अगर गैस है, यानी जो विलायक है वह गैस जो अधिक मात्रा में है और विलेय क्या है? द्रव है। तो देखिए जो हवा होती है उसमें हल्की फुल्की नमी होती है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है। या यहाँ पर देखिए क्लोरोफार्म को का नाइट्रोजन में मिश्रण, या सबसे अच्छा आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं वायु में नमी। इसका एग्जाम्पल आप क्या सबसे अच्छा दे सकते हैं? वायु में नमी। द्रव विलेय हो और गैस क्या हो? विलायक हो। यानी गैस जो अधिक मात्रा में, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। जैसे किसी बर्तन में आपने देखा होगा कपूर को रखने पर कपूर उड़ जाती है, लेकिन अगर बड़ा बर्तन है और उसमें कपूर के टुकड़े को डाल दीजिए तो कुछ समय के बाद वो कपूर का टुकड़ा पूरे बर्तन, जो बंद बर्तन होता है उसकी हवा में क्या होता है? घुल जाता है। तो कपूर क्या? ठोस है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वह कैसा विलयन प्राप्त होगा? गैस में ठोस का विलयन प्राप्त होगा।
तो इसका उदाहरण क्या है? कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो इन तीनों में क्या था? इन तीनों में विलायक क्या था? गैस था। अब हम विलायक किसको लेंगे? द्रव को लेंगे। अगर विलायक द्रव है, विलेय हमारा गैस है, द्रव में गैस घुली हो, तो द्रव में गैस घुली हो तो क्या होगा? जैसे देखिए जो सोडा वाटर होता है, पेप्सी वगैरह जो गर्मियों में लोग पीते हैं, उसमें द्रव में गैस घुली होती है। जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोडा वाटर हो सकता है, या आपने यहाँ पे लिखा है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये भी हो सकती है। जल में ऑक्सीजन होता है तभी मछलियाँ सांस लेती हैं। द्रव में द्रव, जैसे अल्कोहल है उसमें पानी मिला दीजिए, तो अल्कोहल और पानी का मिश्रण क्या है? द्रव में द्रव का विलयन है। द्रव में ठोस, जैसे आपने पानी में क्या मिला दिया? चीनी, तो द्रव में ठोस का क्या है? विलयन है, या ग्लूकोज मिला दिया। अब ठोस, अगर ठोस पदार्थ विलायक के रूप में है, ठोस में गैस घुली हो, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि जो पैलेडियम या प्लेटिनम होता है उसके सूक्ष्म पाउडर के रूप में हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस के लिए पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हाइड्रोजन गैस को किस में प्रभावित करेंगे? जो सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम होगा। तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? ठोस में गैस का विलयन। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो पैलेडियम हमारा क्या है? ठोस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यह कैसा हो जाएगा? ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। ठोस में द्रव, ठोस में द्रव जैसे सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सोडियम में अगर थोड़ी सी मात्रा में पारा डाल दिया जाए तो वह एक मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम। तो सोडियम जो कि ठोस है, पारा क्या है? द्रव है। तो ठोस ज़्यादा होता है, द्रव कम होता है। इसमें जो 9वां एग्जाम्पल है ठोस में ठोस का विलयन, जिसको हम मिश्र धातु कह सकते हैं। जैसे तांबा और जस्ते को मिलाने से क्या बनती है? पीतल। या सोने में भी थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो ये क्या है? ठोस में ठोस का विलयन है। तो इस प्रकार से विलयन भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? देखिए 3, 3, 6, 3, 9 प्रकार के। तो ये टेबल भी आप याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना समझेंगे। सांद्रता पहले हम समझेंगे, फिर उसको व्यक्त करने के पद समझेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देखते रहिए।